तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज से अपन चर्चा करेंगे फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये अपना पहला लेक्चर होगा। तो सबसे पहले अपन राजस्थान करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। फरवरी महीने में जो भी न्यूज में रहा उसके बारे में शुरू करते हैं। 3 से 5 मार्च 2025 को भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया। इसका भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र उसमें 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? अपने जयपुर में किया गया। ठीक है। फिर आता आईफा अवार्ड समारोह 2025 प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो गाइज हाल ही में आईफा अवार्ड है वो अपना JECC क्षेत्र है अपना जयपुर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, वो भी 8 से 9 मार्च के बीच में। ठीक है, आयोजन होगा तब तो हो गया है इसका आयोजन 8 से 9 मार्च के बीच में आईफा अवार्ड का। इसकी थीम है सिल्वर एज द न्यू गोल्ड। क्या थीम है? ध्यान रखना, सिल्वर एज द न्यू गोल्ड। ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि जयपुर में पहली बार आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन हो रहा है, जयपुर में हुआ है। 22 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस मदन राठौड़ है। मदन राठौड़ को जो अपनी भारतीय जनता पार्टी है इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। फिर है प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनने जा रही है? तो गाइस सुमेरपुर जो कि अपने पाली में स्थित है, यहाँ पर अपने राजस्थान की पहली फिल्म सिटी है वो बनने जा रही है। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम उत्तरी क्षेत्रीय क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राज्यसभा सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया? तो गाइज अभी ये जो सम्मेलन है वो अपने जयपुर में किया गया। JECC का जो क्षेत्र है वहां पर इसका सम्मेलन किया गया। किसका सम्मेलन किया गया? मध्यम पश्चिम उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। इसका सॉरी राजभाषा सम्मेलन। आगे देखते हैं। 28 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार। ध्यान रखना, राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार है वो चैतन्य M सक्सेना को दिया गया है। ये बहुत ही बड़े पशु प्रेमी हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं। रणथंभौर की संस्था टाइगर वॉच द्वारा 28 फरवरी को घोषित फतेह सिंह राठौर स्मृति वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो गाइज ये जो फतेह सिंह राठौर स्मृति वन्य संरक्षण पुरस्कार है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये दिया गया डॉक्टर कमलेश शर्मा को। यह पुरस्कार दिया जाता है रणथंभौर की जो टाइगर वॉच संस्था है उसके द्वारा यह पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर आता है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में। तो गाइस हाल ही में ये योजना चर्चा में थी। क्यों थी? इस योजना के अंतर्गत जो विवाह सहायता राशि दी जाती है उसमें हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, इन्होंने इस योजना के तहत अभी अनुज्ञाश्रित श्रमिक है उनकी 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है इसके तहत जो श्रमिक आते हैं उनकी 2 पुत्रियों के लिए, कितनी? 2 पुत्रियों के लिए विवाह राशि है वो सरकार 25,000 रुपए देती थी, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो यही न्यूज है। आगे हम राजस्थान मध्य प्रदेश के बन रहे चिता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो गाइस हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक चिता कॉरिडोर बनाया जा रहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें राजस्थान के 7 जिले कवर हैं। यह कॉरिडोर है वो 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का लंबा होगा, जिसमें राजस्थान का 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। राजस्थान के 7 जिलों की बात करें कि कौन से राजस्थान के जिले शामिल है इसमें, तो बारां, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ये 7 जिले हैं राजस्थान के जो इसमें शामिल हैं। फिर आती है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना।
दोस्तों पहले इसका नाम था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना का नाम है वो बदलकर कृषक मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया। गाइस इस योजना की शुरुआत है वो 2009 में की गई थी। पुनर्गठित योजना में किसानों और खेतीहर मजदूरों को प्रदान की जाने वाली जो दुर्घटना सहायता है उस राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना मुख्यमंत्री कृषक साथी जो सहायक योजना है इसमें जो राशि थी 50,000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना का संचालन है वो किया जाता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत जो कृषि उपज मंडियां हैं उनके द्वारा इस योजना का संचालन मुख्य रूप से किया जाता है। ये है पश्चिमी सांस्कृतिक कार्यक्रम 2024 का कमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया? बताइए गाइस, कमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया? वो दिया है गणपत सखाराम मंगसे को, जो कि महाराष्ट्र के। इनके साथ ही डॉक्टर स्वरूप सिंह शेखावत को दिए गए हैं, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। तो दो व्यक्तियों को दिया गया कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सखाराम मसगे और स्वरूप सिंह शेखावत को। फिर आता है राजस्थान खनिज और गैस पॉलिसी 2025 के बारे में। दोस्तों पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना इस बार आरएस प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो भी पॉलिसी वगैरह आती है वो। तो हाल ही में जो राजस्थान खनिज गैस नीति पॉलिसी 2025 जारी की गई इसके बारे में देखें तो 60 करोड़ की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल की स्थापना जयपुर में की जाएगी। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना है वो उदयपुर में की जाएगी। और जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी पेट्रोकेम्स स्थापित करने की इसके तहत योजना बनाई जा रही है। 3 क्षेत्रों में विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्षों में प्रदेश के 1,25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई के द्वारा इस योजना के तहत इस पॉलिसी के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर आता है 10 से 23 फरवरी 2025 की अवधि में भारत मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो गाइस इसका आयोजन है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि अपने बीकानेर में वहां पर किया गया। किसका आयोजन किया गया? साइक्लोन 3 का। साइक्लोन 3 किनके बीच में एक्सरसाइज है? ध्यान रखना ये भारत और मिस्र के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जिसका हाल ही में 10 से 23 फरवरी को आयोजन किया गया अपने बीकानेर की महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में। ठीक है, आगे है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। दोस्तों महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पहले नाम था गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना, जिसका नाम चेंज कर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। गाइस इसका संचालन है वो 2014 में किया गया था, 2014 से इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, रोजगार का सृजन करना, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना। योजना का वित्त पोषण है गाइस वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। फिर आता है कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार की ओर से 7 फरवरी 2025 को प्रदेश के किस कृषि विज्ञानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो गाइज ये अचीवमेंट अवार्ड है वो डॉक्टर अरुण कुमार को दिया गया। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग की दया आपके द्वार योजना में किस आयु वर्ग से अधिक लोगों को शामिल किया गया? तो स्वास्थ्य आपके द्वार योजना है, जो कि आपके द्वार योजना है वो स्वास्थ्य विभाग की योजना है, पहले तो याद ध्यान रखना। इसमें जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको इसके तहत शामिल किया गया है। आगे है 26 से 28 मार्च 2025 को पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों हाल ही में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय गोपालन सम्मेलन है वो अपने सांगानेर जयपुर में आयोजित किया गया।
एक गौशाला है पिंजरा पोल गौशाला जयपुर अपने सांगानेर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन का। अखिल भारतीय अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ और हेमंत चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के संयुक्त प्रावधान में इसका आयोजन किया गया है। प्रातः 18 से 19 फरवरी 2025 को राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ आयोजित किया गया? तो गाइस वाटर विजन 2047 है, इसका आयोजन है वो अपने उदयपुर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? उदयपुर में किया गया। ये दूसरा अखिल भारतीय वाटर सम्मेलन बिजनेस है, इसकी थीम है भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनना। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग राजस्थान ने सूर्य नमस्कार का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस तिथि को देश भर में आयोजित किया गया? गाइज ये जो शिक्षा विभाग है अपना, इन्होंने राजस्थान में सूर्य नमस्कार जो अपन करते हैं, एक एक्सरसाइज होती है सूर्य नमस्कार, उसके लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। यह विश्व रिकॉर्ड है वो 3 फरवरी को बनाया है। किसने बनाया है? शिक्षा विभाग ने। ठीक है, ये है प्रदेश में कृषि विभाग की एग्री स्टेक योजना का आरंभ कब हुआ? तो गाइस एग्री स्टेक योजना का आरंभ है वो 5 फरवरी को किया गया, 5 फेब को किया गया है। फरवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एग्रीटेक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया गया है। दोस्तों फार्मर आईडी है वो 11 अंक की विशिष्ट किसान संख्या होगी। ठीक है, ध्यान रखना फार्मर आईडी में कितने अंक होंगे? 11 अंक होंगे। राज्य सरकार ने सीकर में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया था। ठीक है, कहाँ पर चलाई गई थी सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना? तो यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर में चलाई गई थी। एग्रीटेक किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है। इससे कृषि में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी। गाइस इसके तहत किसानों की जानकारी का व्यापक डाटाबेस है वो तैयार किया जाएगा और प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इससे किसानों को केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने में मदद मिलेगी, सुगमता मिलेगी और इससे पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की आज के फर्स्ट लेक्चर के बारे में, राजस्थान करंट अफेयर्स में। सेकंड लेक्चर में वापस राजस्थान करंट अफेयर्स जो बच गया उसके बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स का ये अपना सेकंड लेक्चर है जिसमें अपन फरवरी महीने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो शुरू करते हैं 5 फरवरी 2025 से शुरू की गई जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसकी जल ग्रहण यात्रा की जा रही थी जिसका राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया 5 फरवरी को। यह कार्यक्रम आयोजित है वो गाइस अपने 12 में किया गया था। ठीक है, आगे 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 इसका आयोजन है वो 10 से 11 फरवरी के बीच में किया गया अपने जयपुर में सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में। फिर है राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफ कैंपस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसका मुख्य कैंपस है वो जयपुर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गांधीनगर है जो कि अपने गुजरात में है, वहां पर स्थित है। देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे डीसीजीआई ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की है। गाइस ध्यान रखना देश का पहला मेडिकल कॉलेज जो कि अपना महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है जयपुर को, इसमें डीसीजीआई ने मंजूरी दी है कि वो कैंसर की पहली वैक्सीन बना सकता है। ठीक है, ये है नीति आयोग द्वारा 25 जनवरी 2025 को जारी की गई राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग क्या रही है? तो राजस्थान की रैंकिंग इसमें 12वीं रही है। आपको तो पहले यही ध्यान रखना है कि राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 है, ये जारी आखिरकार करता कौन है?
तो ये जारी करता है नीति आयोग। इसमें प्रथम स्थान पर ओडिशा रहा है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। राजस्थान इसमें 12वें स्थान पर रहा है। फिर आता है 9 से 11 फरवरी 2025 को पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहले तो यही ध्यान रखना कि मरु महोत्सव का आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। वो करवाया जाता है अपना जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है, जो 9 से 11 फरवरी के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? अपने जैसलमेर में। ठीक है, मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन मुख्य रूप से किया गया। दोस्तों यहाँ पर मरुश्री का पुरस्कार है वो धीरज राज पुरोहित को मिला, जो कि जैसलमेर के हैं। मिस मूमल का अवार्ड है वो कोमल सिद्ध को मिला, जो कि बीकानेर के हैं। इस महोत्सव में पहली बार कुश्ती को भी शामिल किया गया। ठीक है, वहीं ऊंट महोत्सव 2025 का आयोजन है वो बीकानेर में हुआ था। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि मरुश्री का पुरस्कार है वो धीरज राज पुरोहित को मिला है और मिस मूमल का पुरस्कार है वो कोमल सिद्ध को दिया गया, जो कि बीकानेर के हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये डेयरी प्लांट है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। कैसा? राजस्थान का ये पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट है, जो कि बनाया गया है, स्थापित किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जयपुर में। ये इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 के बारे में। आज 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना कि 11 फरवरी को इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 है। इसके तहत इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल प्रमोशन फंड है वो शुरू किया गया। ई व्हीकल प्रमोशन फंड के बारे में ध्यान रखना कितने रुपए का है, ये 200 करोड़ रुपए का है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2022 के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2024 से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहनों का क्रय है वो राज्य के भीतर ही किया जाना आवश्यक है इस पॉलिसी के तहत। आगे देखते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 4 पॉलिसी है गाइस वो जारी की गई, जिसमें पहली पॉलिसी है टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। इनको जारी किया गया 4 फरवरी 2025 को। 4 फरवरी 2025 को टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जारी की गई। दोस्तों राजस्थान सरकार है वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहिए। वैश्विक स्तर के रूप में वैश्विक रूप से राजस्थान को वस्त्र परिधान के निर्माण में बढ़ावा देना चाहती है राजस्थान गवर्नमेंट। यह प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र के सतत व समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। ठीक है, 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव इसके तहत चालू है। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर भी हैं वो सृजित होंगे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को पेंट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण इसके तहत किया जाएगा। फिर आती है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। इसे भी 4 फरवरी को जारी की गया, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ठीक है, एक मिनट। 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया। राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने, कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को जारी किया गया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसको प्रोत्साहन देना,
साथ ही कनेक्टिविटी को बढ़ाना और जो भी लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करना। यह नीति लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग करेगा। लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पॉलिसी लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत गाइस वेयर हाउसिंग, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन पर रियायती है, रियायत दर पर शुल्क है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ईएफसीआई का 25% छूट रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो यह है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। फिर आती है डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसे 4 फरवरी को जारी किया गया। दोस्तों, औद्योगिक और तकनीकी को बढ़ते बढ़ते जो प्रभाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना यह पॉलिसी क्यों लाई गई है। जो औद्योगिक और प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जो निजी क्षेत्र है वहां पर डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए यह पॉलिसी जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना। ऐसा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम है वो विकसित करना है तथा राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य भी बनाना है। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट इसके तहत मिलती है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। इस नीति में डेटा सेंटर को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है इसके तहत दिए जाने के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए इसके तहत दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्ष के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगली पॉलिसी है राजस्थान युवा पॉलिसी 2025, जिसे 4 फरवरी को जारी किया गया। इसका उद्देश्य है युवाओं की शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और अधिकारों तक उनकी पहुंच को बनाना। यह नीति युवा नीति 2013 के स्थान पर लाई गई है। 2013 के स्थान पर कौन सी नीति आई है? 2025। इस नीति में कला, खेल, संस्कृति, साहित्य में उभरती प्रतिभाओं को समर्थन देना है और उनको सुविधा प्रदान करना है और समावेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस तरह अपन ने चर्चा की राजस्थान युवा पॉलिसी 2025 के बारे में। तो गाइस, फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, इस लेक्चर में चर्चा करेंगे फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल स्तर पर जो भी चर्चित स्थान है, स्थान, व्यक्ति और जो भी अभियान राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज में रहे उनके बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। दोस्तों, देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में किसे चुना गया? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार है वो इलेक्शन इंडिया ऑफ कमीशन के नए आयुक्त चुने गए हैं 26वें। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दोस्तों, अपना निर्वाचन आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अनुच्छेद 324 के तहत आता है, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो अपने प्रेसिडेंट है उनके द्वारा की जाती है। फिर आता है किस भारतीय महिला पत्रकार को टाइम वुमन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? क्या चुना गया है? टाइम वुमन पर्सन ऑफ द 2025। तो ये चुना गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि भारतीय महिला पत्रकार है। फिर आता है 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो गाइस, हाल ही में रेखा गुप्ता है वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। ठीक है, कौन सी? चौथी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है। इसके पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं परवेश वर्मा है, परवेश वर्मा को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल चुना गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में की सीटों की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं, जिनमें भाजपा ने 48 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 22 सीटें जीती हैं। ठीक है,
तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान में, कमेंट में बताइए कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। ठीक है, आगे है आर्द्र भूमि। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, इस अवसर पर देश के कितने नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो भी पटवारी का एग्जाम होगा आने वाले टाइम में, जो भी राजस्थान के एग्जाम है या नेशनल स्तर पर जो भी एग्जाम होंगे, उन एग्जामों के हिसाब से यह जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 आर्द्र भूमि है, इनको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर जो कन्वेंशन हुई थी गाइस वो 1971 में हुई थी, जिसे भारत ने 1982 में लागू किया था। ये भी पूछ लिया जाता है रामसर के बारे में। 1971 में ईरान में हुआ था रामसर सम्मेलन, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, अभी 4 स्थलों को शामिल किया गया, उनके नाम है सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी तमिलनाडु के है। तो तमिलनाडु के 2 स्थल है जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। वही खेचो पल्लरी आर्द्र भूमि, ये अपने सिक्किम में है। और उधवा झील है वो उत्तर झारखंड की है। इन 4 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इनके बारे में ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। सक्कर कोटे पक्षी अभ्यारण्य, थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य, खेचो पल्लरी आर्द्र भूमि और उधवा झील। ठीक है, 2025 का जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को, इसकी थीम की बात करें तो हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना इसकी थीम रही है। अब इंडिया में लगभग 89 है वो आर्द्र भूमि हो गई है। यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं, तो वो है 89। ठीक है, इस तरह भारत में जो रामसर साइट है वो एशिया में प्रथम स्थान पर है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जो कि चिंता का विषय है। आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में जो आर्द्र भूमि में शामिल होती है उनको शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाले राज्य की बात करें तो ये तमिलनाडु है। ध्यान रखना, यहाँ पर 20 आर्द्र भूमियां हैं सर्वाधिक, और दूसरे स्थान पर यूपी का नाम आता है। वहीं आपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 स्थल है वो रामसर साइट में शामिल है। एक तो केला देवी अपना नेशनल पार्क भरतपुर वाला, और एक अपनी सांबर झील जो कि जयपुर में है। ये 2 स्थल हैं वो आर्द्र भूमि में शामिल है। ठीक है, ये देखते हैं। क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी बीओबी कार्यक्रम अंतर अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका अध्यक्ष गाइस वो हाल ही में भारत को चुना गया है। फिर आता है क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 22 फरवरी 2025 को कहाँ की गई। तो गाइस इसकी जो परिषद का जो आयोजन है वो पुणे महाराष्ट्र में किया गया, जो अपनी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसकी। तो गाइस जो क्षेत्रीय परिषद होती है इनकी अध्यक्षता कौन करता है, अपना गृह मंत्री करता है। तो वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो अमित शाह है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल है या यूपी शामिल है उनकी बात करें तो इसमें गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली है वो शामिल है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र उनको अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। ठीक है, आज 13 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। तो हाल ही में जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद जो 356 के तहत लगता है, कौन सा 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो हाल ही में मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एरो इंडिया वैमानिक प्रदर्शन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। किसका एरो इंडिया वैमानिक का प्रदर्शन का आयोजन है वो 10 से 14 फरवरी के बीच में किया गया अपने बेंगलुरु में। आगे है करप्शन इंडेक्स 2025 अर्थात भ्रष्टा सूचकांक 2024। दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो करप्शन इंडेक्स है वो आखिरकार जारी किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल 180 देशों की रैंक में भारत का स्थान है वो 96वां रहा है इसमें। ठीक है, 2023 में अपना 93वां स्थान था। ध्यान रखना भारत का कौन सा स्थान है, 96वां। भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर है इसमें 38 है। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है अपना डेनमार्क जिसका स्कोर 90 है। अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन का स्कोर है 76, श्रीलंका का 121, पाकिस्तान का 135 और बांग्लादेश का 149 है। तो स्कोरों का अर्थ होता है शून्य भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है,
कपड़े से अच्छा है प्रदर्शन श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। भारत में तो बहुत ही ज्यादा करप्शन है, 96वां स्थान मिला है। फिर आता है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के बारे में। तो गाइस, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन है वो 7 से 11 फरवरी को किया गया। कहाँ किया गया? ये किया गया अपना जो गांधीनगर है, गांधीनगर अपने गुजरात में। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के युवाओं को एकीकृत मंच पर लाना। ठीक है। बिम्स्टेक के सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है। आगे है 10 से 14 फरवरी 2025 को भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान कौन से इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन साइंस इंस्टीट्यूट का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ अपनी न्यू दिल्ली में 10 से 14 फरवरी के बीच में। फिर आता है राज्यों में पंचायतों के स्थानांतरण की रैंकिंग 2024। दोस्तों, इस रैंकिंग के बारे में बात करें तो ये रैंकिंग जारी कौन करता है? ये रैंकिंग जारी करता अपना पंचायती राज मंत्रालय है, उसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। ठीक है, 13 फरवरी को। इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर अपना कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु रहा है। वही यूपी है वो 5वें स्थान पर रहा है। राजस्थान का इसमें स्थान है वो 8वां है। मुख्य निष्कर्ष और स्कोर की बात करें तो 2013-14 में 2021-22 में विकेंद्रीकरण है वो 39% से बढ़कर 43% हो गया। अर्थात पंचायती राज स्तर को बढ़ावा मिल रहा है और जो विकेंद्रीकरण है वो बढ़ रहा है। फिर आता है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी को राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव, इसका आयोजन है वो किया गया अपने नई दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया 16 से 24 फरवरी के बीच में, जिसका उद्देश्य है आदिवासियों, देश के जो आदिवासी समुदाय है उनको समृद्ध करना और उनकी जो विविध पारंपरिक संस्कृति है उनको नेशनल स्तर पर प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन है वो अपने नई दिल्ली में हुआ है। फिर आता है 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय जलमार्ग मंत्री है अपने सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने जलमार्ग 2 पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना किन दो देशों को भारत से जोड़ेगा? गाइस, यह परियोजना वो भूटान और बांग्लादेश तथा भारत, 3 देशों के बीच में है, तो भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने का काम करेगी। जोगी घोपा है असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल जो अपना वोटर जो जलमार्ग है 2, इस पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये भी आ गया है कि जो अपना राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो कौन सी नदी पर है? वो है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो अपनी गंगा नदी पर है। यह टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के लिए अंतरराज्यीय बंदरगाह के रूप में भी काम करेगा। फिर आता है 27 फरवरी 2025 को जो अपना सेबी है, जिसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो गाइस, इसका अध्यक्ष बनाया गया है तुहिन कांत पांडे को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तुहिन कांत पांडे को। ये है सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। तो गाइस, हाल ही में 21 से 22 फरवरी को सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के संस्करण का आयोजन है वो अपने जो भारत मंडपम क्षेत्र है नई दिल्ली, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास की 3 योजनाओं को एकीकृत कर किस रूप में संचालित करने का फैसला किया है? तो गाइज, हाल ही में केंद्र सरकार की 3 योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसिंग प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान। इनका विलय करके केंद्र सरकार एक न्यू योजना बना रही है, सेक्टर ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। कौन सी? सेक्टर ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। ध्यान रखना, इसमें 3 योजनाएं शामिल है। कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा है देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? तो गाइस, वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और ये जो वर्तमान जीवन जीने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत आपको आना बहुत आवश्यक हो जाती है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है वो बनाया जा रहा है। फिर आता है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो है वो पृथ्वी की सबसे रिमोट दूरस्थ लोकेशन है जहां पहुंचकर भारतीय नौसेना की 2 महिला ऑफिसर कमांडर डिलेना के और रूपा ए ने तिरंगा फहराकर यहाँ पर इतिहास रचा है। ठीक है, तो पॉइंट नीमो क्या है, ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ लोकेशन है जहां पर 2 भारतीय महिला कमांडर ऑफिसर पूछी हैं, जिनके एक का नाम है दिलीना के और एक का नाम है रूपा ए। आगे है वानतारा को मिला प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। प्राणी मित्र जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो गुजरात के जामनगर में स्थित अनंत अंबानी के वानतारा को केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार वानतारा के अंतर्गत आने वाले राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को हाथियों के उपचार, बचाव और आजीवन देखभाल में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो राधे कृष्ण की जो भी हाथी के कल्याण के लिए, उनके बचाव के लिए प्राणी मित्र अवार्ड है वो दिया गया 2025 को वानतारा को। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं इंटरनेशनल करंट के साथ। अभी इतना ही। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही विभिन्न पुरस्कार, गेम्स, स्पोर्ट्स जो भी न्यूज में रहे फरवरी महीने में, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो अपनी पहली न्यूज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। गाइस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जिसकी शुरुआत हाल ही में इसे लागू किया गया था 23 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य हैं भारत सहित इसमें लगभग 27 सदस्य देश हैं। कितने? 27 सदस्य देश है इंक्लूडिंग भारत। इसकी घोषणा की बात करें तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और इसे लागू किया गया 23 जनवरी 2025 को। इसमें 27 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर है गाइस वो भारत में बनेगा। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें जो बिग कैट होता है, एग्जाम्पल के लिए तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा आदि को, जो इनका जो हंटिंग वगैरह होती है, इनका जो शिकार होता है को कंट्रोल करना तथा इन जीवों की सुरक्षा करना। तो 7 बिग कैट कौन कौन सी आती हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 7 बिग कैट में से इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। ये है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यामा है। ये 7 बिग कैट है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में। गाइस, हाल ही में 11 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन है वो अपने पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आगे है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। तो गाइस, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 है, इसके 12वें संस्करण का आयोजन है वो 10 से 13 फरवरी के बीच में अपने दुबई है जो कि अपने यूएई में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। फिर आता 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। गाइस, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन है वो हाल ही में 16 से 17 फरवरी को आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? ये मस्कट क्षेत्र है अपना ओमान, वहां पर इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम है समुद्री साझेदारी के नए सिटीज की यात्राएं। ठीक है, क्या है थीम? समुद्री साझेदारी की नए सिटीज की यात्राएं। 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन है वो मस्कट
हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, फरवरी महीने में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें न्यूज में रही थी उसकी चर्चा इस वीडियो में यहाँ पर आज अपन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी न्यूज में रहा उसके बारे में। जनवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके किसके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी? दोस्तों, जनवरी में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता है उसको बढ़ाकर लगभग 100 गीगावाट की क्षमता है वो भारत ने हासिल कर ली है सोलर एनर्जी के रूप में। ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सोलर एनर्जी क्षमता कितनी है तो वो अपनी 100 गीगावाट है। आगे है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को की है। उसका नाम है गाइस संजय। तो संजय के बारे में ध्यान रखना, ये अपनी युद्ध निगरानी प्रणाली है। ठीक है। नेक्स्ट है निसार। दोस्तों, निसार है वो नासा का, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, प्लस इसरो की जो अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों का एक संयुक्त साझेदारी पहल है। ठीक है। हाल ही में घोषणा की गई है, इसको बहुत ही जल्दी 2025 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, मतलब इसकी उड़ान है वो भरी जाएगी। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह होगा। दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण है, इसकी जो लॉन्चिंग है वो श्री हरिकोटा स्थित जो सतीश धवन केंद्र है वहां से की जाएगी। जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट है उसके माध्यम से। ठीक है। कौन सा रॉकेट है? जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट है, उसके माध्यम से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। श्री सतीश धवन हरिकोटा जो अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? दोस्तों, कैप्टन शुभांशु शुक्ला है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और वाघगिर किस क्या है? दोस्तों, आईएनएस सूरत है और ये वाघगिरी है और अपनी नीलगिरी, ये हाल ही में न्यूज में थे क्योंकि इनको अपनी जो सेना है, इंडियन नेवी है, उसने इनको इंक्लूड कर लिया है। तो आईएनएस सूरत है वो डिस्ट्रॉयडर है, नीलगिरी है वो फ्रिगेट है और ये अपना वाघगिरी है वो एक तरह की सबमरीन है। ठीक है। आईएनएस सूरत है जिसकी लंबाई है 164 मीटर, वजन है 7400 टन और ये आधुनिक नेटवर्क सेंसर हथियारों से लैस है। वही आईएनएस नीलगिरी है जिसकी लंबाई 149 है, वजन 6670 है। ये नई जनरेशन का जहाज है जो कि लंबे समय तक समुद्र में रहने की इसमें क्षमता होती है। साथ ही यह हेलीकॉप्टर इस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। तो नीलगिरी है वो एक तरह का जहाज है। वहीं बाघगिरी है वो एक तरह की सबमरीन है जो कि डीजल और इलेक्ट्रिकल सबमरीन है। गाइडेड टारपीडो और एटीसी मिसाइल इस पर लेस लगी, मतलब इस पर जो मिसाइलें हैं वो लगी हुई है जिनका नाम है गाइडेड टारपीडो और इंटरसिक मिसाइल। आगे है विश्व एड्स दिवस के बारे में। दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की थीम है सही रास्ता अपनाएं, अपना स्वास्थ्य और अपना अधिकार। आगे है युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स के बारे में। दोस्तों, युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स है वो अपने भारतीय सेना और जो कंबोडियाई सेना है इन दोनों के बीच में होने वाला एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, जिसका हाल ही में आयोजन नोड क्षेत्र है जो कि अपनी पुणे महाराष्ट्र में है वहां पर किया गया, 1 से 8 दिसंबर के बीच में। फिर आता है हरिमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास। ऐसे इंडियन भारतीय जो सेना है उसके साथ मिलकर मलेशिया जो सैन्य अभ्यास है, मतलब भारत और मलेशिया के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है हरिमाऊ शक्ति। फिर आता है कैंसर वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो गाइस, वर्तमान में कैंसर है वो उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो रूस है वो पहला देश बन गया है जिसने एमआरएनए टेक्निक पर आधारित वैक्सीन बनाई है। ये एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो सिर्फ कैंसर सेल है उनको नष्ट करती है। फिर आता है आईएनएस तुलिस। आईएनएस तुलिस है गाइस, इसके बारे में ध्यान रखना, ये आधुनिक युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना इसमें शामिल है। इसको भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है तुलिस को। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित कई अन्य हथियारों से लैस है। इसकी गति है 30 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है आईएनएस पुलिस, जो कि एक युद्धपोत है। आगे है प्रोब मिशन। दोस्तों, प्रोब मिशन पहले तो यही ध्यान रखना ये किसका है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका महत्वपूर्ण मिशन है। प्रोब का पूरा नाम है प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑन बोर्ड एनाटॉमी। ठीक है।
इसे लॉन्च किया गया जो अपना श्रीहरिकोटा पर स्थित सतीश धवन केंद्र है, वहां से इसको 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया PSLV C-59 रॉकेट के माध्यम से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रॉकेट का ध्यान रखना, कौन से रॉकेट से इसे लॉन्च किया है, PSLV C-59 के द्वारा। दोस्तों ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और इसमें 2 उपग्रह लेस है। ठीक है, तो प्रोब मिशन है वो सोलर मिशन है, सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का महत्वपूर्ण मिशन है और इसे लॉन्च किया गया PSLV C-59 के तहत। फिर आता है युद्ध अभ्यास SLINS X 2024। दोस्तों यह युद्ध अभ्यास है सेलनेक्स या भारत और जो श्रीलंका की जो नौसेना है उनके बीच में होने वाला महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, जो कि हाल ही में 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में अपने विशाखापट्टनम क्षेत्र है श्रीलंका, विशाखापट्टनम क्षेत्र में हुआ, आंध्र प्रदेश में श्रीलंका की सेना के साथ, नौसेना के साथ। फिर आता है युद्ध अभ्यास सूर्य किरण। दोस्तों यह युद्ध अभ्यास है, इसका 18वां संस्करण है वो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी का एक क्षेत्र है नेपाल में, लुपन देही, वहां पर इसका आयोजन किया गया और यह भारत और नेपाल के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह इसरो का स्पेसडेक्स मिशन। दोस्तों इस मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा वाला, वहां से लॉन्चिंग रॉकेट का नाम है PSLV C-60, PSLV C-60। कुल भेजे गए उपग्रहों की बात करें तो इससे 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। इसमें डॉकिंग टेक्निक का उपयोग किया गया है। डॉकिंग टेक्निक में यह क्षमता होती है कि भारत है गाइस डॉकिंग टेक्निक को हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने इस टेक्निक को हासिल कर लिया था। इस तकनीक को गाइस जो अपने चंद्रयान मिशन 4 है और जो गगनयान मिशन है उसमें भी इसकी आवश्यकता, इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके प्रयोग की बात करें तो लॉन्चिंग द्वारा इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बैक्टीरिया से लेकर लोबिया के बीज उगाने तक का इसके तहत सफल प्रयोग किया जा रहा है। पृथ्वी तल से 776 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट को जोड़ने तथा अलग करने की तकनीक है वो डोमिंग अनडोमिंग के लिए, यह लॉन्चिंग इसरो के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे एक्सरसाइज एक्वेरियन। दोस्तों एक्सरसाइज एक्वेरियन है, इसका 13वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया फरवरी में, जो भारतीय सेना और मालदीव की जो सेना है इनके बीच में होने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। ये अपने साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में देख ली, अब देख लेते हैं अन्य न्यूज धार शक्ति के बारे में। दोस्तों भारतीय नौसेना और पाकिस्तान, भारतीय नौ वायुसेना है उन्होंने पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपनी धार शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को तैनात किया। कौन सी धार शक्ति एक है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। ये एक नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि इजराइल स्कॉर्पियस जी सिस्टम से कहीं बेहतर है। इससे दुश्मन देश के रडार और संचार प्रणाली को जाम किया जा सकता है। गाइस बॉर्डर के पास उड़ रहे लड़ाकू विमान, ड्रोन जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी धारशाही जाम कर सकता है। धार शक्ति है वह भारत का नवीनतम ग्राउंडेड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेमिंग सिस्टम है जो कि DRDO द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो इंपोर्टेंट का धार शक्ति आखिरकार है क्या, यह ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेमिंग सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है। फिर आता है ट्रोपेक्स 25। दोस्तों भारतीय नौसेना का केपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज फरवरी 2025 में हिंद महासागर से लॉन्च किया गया। फिर आती है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन है वो भारत और जापान के बीच में होने वाला एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है BSF का 60वां स्थापना दिवस। तो हाल ही में 1 दिसंबर 2024 को BSF का 60वां स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया। गाइस भारत है वो स्मार्टफोन निर्यात करने में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और वैश्विक स्तर पर भारत की 2019 में रैंक थी 23वीं। ठीक है, और वर्तमान में कौन से स्थान पर आ गया है, तीसरे स्थान पर। तो देख लो भारत ने स्मार्टफोन के निर्यात में कितनी भयंकर ग्रोथ की है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो ग्लेशियर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। फिर आता है माउंट मैकिनले।
दोस्तों माउंट मैकिले है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिले जो कि उत्तरी अमेरिका की रॉकी माउंटेन है, उस पर लोकेटेड ये महत्वपूर्ण पर्वत है। ये देख लेते हैं साइंस, सॉरी, इसे अपनी इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज। तो चर्चा है यूपीएस स्कीम की, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो गाइज इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। ठीक है। इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 25 जनवरी 2025 को। इस योजना में गाइज एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके विकल्प पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है 1 अप्रैल से। ठीक है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम है, इन दोनों को मर्ज करके आपस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई है। दोस्तों इसमें 3 प्रकार से इसकी गणना होगी। एक तो पूर्ण सुनिश्चित भुगतान में, यह 25 या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले जो कर्मचारी है उनके लिए है। उन्हें 12 महीनों के औसत मूल वेतन को 50% सुनिश्चितता मिलेगी। वहीं आनुपातिक भुगतान की बात करें तो 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगी। न्यूनतम गारंटी पेंशन है वो कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। ठीक है। आगे है ऑपरेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के बारे में। दोस्तों ऑपरेशनल शॉर्टेज इंडेक्स है, इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा 29 जनवरी को जारी किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे जारी किया है। इसे जारी किया है श्रम मंत्रालय ने, लेबर जो मिनिस्ट्री है उसने। यह इंडेक्स देश में नौकरियों की मांग आपूर्ति के बीच में संतुलन बनाने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इस मंत्रालय के मुताबिक यह इंडेक्स है वो आईएलओ की जो पद्धति है और पीएलएसएफ के तिमाही आंकड़ों पर आधारित है। इसका मकसद उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां पर अंकुश कामगारों की कमी है। फिर आता है इससे नौकरी चाहने वाले को स्किल को इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ा जा सकेगा और सरकार प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों को इसमें से मदद मिलेगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने ई श्रम माइक्रो साइट शुरू की है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के तहत जो कर्मचारी काम करते हैं उनको केंद्र सरकार योजना से सरलता से जोड़ा जा सके। ये है 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष बाद रेपो दर में 0.25% की कमी की है। इसका ऐलान करते कितनी की है रेपो रेट अपनी 6.25%। ठीक है। रेपो रेट होता है जिसके आधार पर रिजर्व बैंक जैसे एसबीआई है उसको लोन देना, मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है किस रेट पर उनको लोन वगैरह दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो होता है रेपो रेट, जो कि 6.25% है। वही एक होती है रिवर्स रेपो रेट, जिसके तहत बैंक होते हैं जैसे एसबीआई बैंक है वो आरबीआई को पैसा देगा। ठीक है। तो रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है